Hi everyone, I am Dr. Chanchal Singh from June Physiotherapy. आज हम बात करेंगे शिन स्प्लिंट्स के बारे में। शिन स्प्लिंट्स को हम मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम भी बोल देते हैं। तो अक्सर ये एक पेन होता है जो आपको अपनी काफ के सामने वाले हिस्से में जो शिन बोन होती है उसके साथ साथ जो पेन महसूस होता है उसको हम शिन पेन बोल देते हैं या शिन स्प्लिंट्स बोल देते हैं। ये काफ़ी कॉमन पाया जाता है। जो रनर्स की टोटल पॉपुलेशन है 1/3 जो लोग होते हैं, 1/3 लोगों को अपनी ज़िंदगी में कभी कभी रनिंग के कारण ये इंजरी होती ही है या काफ़ी कॉमन है। ये एक ओवर यूज़ इंजरी है, ओवरलोडिंग के कारण होती है और इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस बहुत ही सिंपल है। अगर इसको हम जानने चले कि क्या है, कभी भी कोई भी पेन जो आपकी शिन के साइड में हो रहा है, खासकर मिडिल साइड में और कभी कभी लेटरल साइड में भी, और इसको हम डिफरेंशियली कैसे डायग्नोज करेंगे। अगर आपका पेन पीछे की तरफ नहीं है, आपको कोई टिंगलिंग सेंसेशन नहीं है और यही इधर ही लोकेटेड है और ये आपकी जो नीचे की लेग है उसके ऊपर के 2/3 और नीचे के 1/3 हिस्से में ज़्यादा स्टार्टिंग में होता है, तो ये अक्सर शिन स्प्लिंट ही होगा। इसका डायग्नोसिस काफ़ी क्लियर है। अदरवाइज़ कभी कभार हम और दूसरे तरीके से इसको जानना चाहें तो इसके फिर MRI ही या हम बोन स्कैन करके इसका पता लगा सकते हैं। अगर इसको इग्नोर किया जाए तो ये स्ट्रेस फ्रैक्चर में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम इस पे ध्यान ना दें तो स्ट्रेस फ्रैक्चर भी आगे जाके हो सकता है। शिन स्प्लिंट सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ पाया जाता है? रनर्स में, एथलीट्स में वो स्पोर्ट जहाँ पे जंपिंग एक्टिविटी जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, डांसर्स फॉर दैट मैटर जो मिलिट्री की सर्विस के लिए प्रिपेयर करते हैं उन लोगों को काफ़ी होता है। इवन जो इनफैक्ट मिलिट्री में जो लोग होते हैं वो हार्ड शूज़ में रनिंग करते हैं, हैवी शूज़ में रनिंग करते हैं, तो उनको भी शिन स्प्लिंट्स काफ़ी कॉमन होता है। जैसा मैंने कहा कि ये ओवर यूज़ इंजरी है, तो और इसका एक क्लिनिकल सिम्टम ये भी है कि आप रेस्ट करोगे तो ये हील होता है, बेटर फील होता है, और जैसे ही आप एक्टिविटी शुरू करते हो तो ये प्रॉब्लम बढ़ती है। और इसके अलावा कॉमनली पाया जाएगा जिन लोगों के आर्चेज़ या तो फ्लैट फीट है या आर्चेज़ बहुत ऊंची है या आर्च जो फुट की जो आर्च है वो बहुत रिजिड है। इसके अलावा थोड़ा सा जिनको नॉक नीज़ का प्रॉब्लम है उनको, या जिनके हिप अबडक्टार मसल्स वीक हैं, साइड के मसल्स जो हमारे हिप को बाहर ले जाते हैं वो वीक पड़ गए, तो वो लोग ज़्यादा रिस्क में होते हैं। मतलब उनके लिए एक रिस्क फैक्टर है। अगर उनको ये सब प्रॉब्लम है तो उनको ये शिन पेन और लौकिक बलिस्मत जल्दी हो सकता है। विटामिन डी की कमी, ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस जिन लोगों को है एज के कारण, वो लोग भी एक रिस्क फैक्टर में आते हैं। और इसको अगर हम इग्नोर करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस फ्रैक्चर तक की हद नौबत आ सकती है। जो लोग रिपीटेड रनिंग में जब फुट स्टेप जिनका कम होता है, फुट स्टेप मतलब क्या होता है कि स्टेप रेट हम कहते हैं, इसको कहते हैं रनिंग केडेंस, कि अगर आप 1 मिनट में कितने स्टेप्स लेते हो रनिंग के वक्त। अगर आप 180 के आसपास, हम ऑप्टिमल लेवल बोलते हैं कि 180 स्टेप्स आप पर मिनट ले रहे हो जब आप रनिंग कर रहे हो, तो आपका एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप काउंट करें तो 180 स्टेप्स हमारा ऑप्टिमम मान के चले। अगर उससे बहुत ही ज़्यादा कम है, स्टेप रेट बहुत ज़्यादा लो है, तो इसका मतलब ये आप स्लो दौड़ रहे हो और स्टैम्प कर रहे हो अपने फुट को ऊंचा लेके, और दबा तब ग्राउंड कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है। और ग्राउंड कांटेक्ट के कारण आपका प्रोनेशन, जो मतलब आपकी जो टिबिया है, ये जब ग्राउंड कांटेक्ट होता है तो ये बोन शॉक अब्जॉर्बिंग के दौरान थोड़ी सी अंदर को मूव करेगी और आपका फुट शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करेगा। बट ये ग्राउंड कांटेक्ट बहुत देर तक रहेगा तो इसके चांसेस ज़्यादा है कि आपको शिन स्प्लिंट्स काफ़ी ईजिली हो सकता है। किस तरीके से हम इसकी प्रिवेंशन की बात करेंगे, इसको हम कैसे बच सकते हैं? पहली चीज़, सबसे पहले अगर आप एक एथलीट हैं तो अपना जो फुट स्टेप है, आपका जो बायोमैकेनिकल मूवमेंट, आप कैसे लैंड करते हैं अपने फुट पे, हमें वो मूवमेंट थोड़ी सी एनालाइज करनी चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो अपने थेरेपिस्ट से भी असेस करवा सकते हैं। दूसरा, हमें ओवर डूइंग से बचना है कि हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मूवमेंट या बहुत क्विकली हम प्रोग्रेस कर जाते हैं। सपोज़ मैं आज 2 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, सडनली मैं 2 से 5 या 10 किलोमीटर पे आता हूँ, तो मैंने ओवरलोड डाल दिया अपने उस पर्टिकुलर उल मसल ग्रुप पे भी और उस बोन पार्ट पे भी, जो कि वो कैपेसिटी उसकी थी नहीं, और वो गिव अप कर जाता है और हमें ये प्रॉब्लम आती है। सो इसको हम कहते हैं टू सून टू मच, प्रोग्रेशन नहीं करना है और अवॉइड ओवर डूइंग इट। सो एज सिंपल एज दैट कि इसको बहुत ज़्यादा बहुत प्रोग्रेशन नहीं करना है। अगर आपको ऑप्टिमम रेस्ट चाहिए, रिकवरी चाहिए, तो आपको वो ऑप्टिमम रेस्ट डे ज़रूर लेना है बीच में। अगर जहाँ पे भी सपोर्ट आर्च की रिक्वायरमेंट है वो आप कंसिडर कर सकते हो।
इसके अलावा शॉक एब्जॉर्बिंग जो हमारी होती है शूज़ में, इस टाइप के शूज़ आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि मेरी पर्सनल ओपिनियन थोड़ी डिफरेंट है इसमें, वो हम आगे जाके बात करेंगे। इसके अलावा कभी कभी आप ट्रेनिंग के दौरान अगर अपना कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मतलब आप चाहते हो कि मैं रेस्ट करूं बट मेरा जो स्टेमिना है, जो स्ट्रेंथ है और जो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस मैंने बनाई है वो वीक ना पड़ जाए, तो उसको आप स्विच कर सकते हो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, जिसमें कि स्विमिंग, साइकिलिंग, इस टाइप की एक्सरसाइज आप चूज़ कर सकते हो, ताकि आपकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस भी बनी रहे और आप धीरे धीरे प्रोग्रेशन वापस जब अपने रूटीन पे आओ तो आप क्विकली उस मूवमेंट को, उस स्ट्रेंथ को जल्दी गेन कर पाओ। और हमें इस दौरान अपने फुट की, एंकल की, हिप की, हम कह सकते हैं कि लोअर एक्सट्रीमिटी, लोअर लिम्ब की जो एक्सट्रीमिटी है उसकी हम प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग रिहैब प्रोटोकॉल के थ्रू जाएंगे और फिर हम धीरे धीरे अपने बैक टू रूटीन नॉर्मल एक्टिविटी लेवल पे आ जाएंगे। तो ये हमारे कुछ प्रिवेंशन और कुछ रिहैब प्रोटोकॉल जो हम आगे एक्सरसाइज में भी बात करेंगे, हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। आई होप आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। और आप किसी भी एथलीट को सफ़र करते हुए देखते हैं इस शिन पेन के थ्रू, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।